Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. So today we read chapter number 2. आज हम सब क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है द रीजनल किंगडम. द रीजनल किंगडम 1 में आज हम ये पढ़ेंगे कि जो 7th से 12th सेंचुरी के बीच का जो समय अंतराल था कि इसमें कौन कौन से राजा बने, किसके पास पावर आ गई, ठीक है, और किस तरीके से डेवलप हुए, न्यू डांसिटीज़ जो थी वो अब कैसे डेवलप हुई, और साथ ही साथ में जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था वो 7th सेंचुरी में था कैसा, वो दिखने में कैसा था, और यहाँ पे राजपूत हैं, गुर्जर है, प्रतिहार है, परमार है, चौहान है ना, पाल है, चौलास है, पांड्याज हैं, इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो अब क्या है, राजपूत है, गुर्जर है, प्रतिहार, परमार, चौहान, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गए. पाल जो है वो बंगाल में थे ना, चौलास जो थे वो केरल में रूल करने लग गए, और पांड्यास जो थे तमिलनाडु में जो थे, ठीक है, और अफगान से गजनी आ गए. तो ये 7th से 12th सेंचुरी के बीच का समय ऐसा था कि राजा के पास तो पावर होती थी. एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल राजा के पास बहुत पावर थी, बट राजा को कहीं ना कहीं अपने सूबेदार से, ठीक है, अपने जमींदारों से भी हेल्प लेनी पड़ती थी. इनको भी स्ट्रांग बनाना पड़ता था राजा को. तो राजा को इनसे क्या हेल्प होती थी? एक्चुअली राजा को सबसे बड़ी हेल्प होती थी कि ये अपने द्वारा कुछ दान देते थे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राजा अगर कभी युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, तो जब उसे सेना की ज़रूरत होती थी तो ये जो सामंत हैं, जो जमींदार हैं, ये भी कुछ अपने लोग रखते थे, तो उनको राजा को गिफ्ट कर देते थे. तो वो भी सेना में का सहायता तो करते ही थे राजा की, ठीक है. फिर पैसे से, ये राजा को पैसे से भी सहायता करते थे, ठीक है. दूसरी बात हुई, जब भी फाइनेंशियली राजा को ज़रूरत पड़ती थी, राजा को एज अ गिफ्ट भी काफ़ी चीज़ें दिया करते थे. तो इनके पास पावर बढ़ना यानी राजा को भी इनसे हेल्प मिल जाती थी. लेकिन एक समय जब आया कि जमींदार, सूबेदार, वॉरियर चीफ्स ये थे, इनको इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है. और अब क्या होगा, अब दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो द आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, दे आर डिसोबे द किंग. अब इनके पास इतनी पावर आ गई, ताकत बढ़ती जा रही थी, और अपने आप को अब ये सब टाइटल भी देने लग गए थे. यानी इनके पास में जो इकोनॉमिक जो पावर आ गई थी, तो इन्होंने डिनाई करना शुरू कर दिया. किसको? किंग को. आफ्टर सम टाइम जैसे ही इनके पास ताकत आई, ये सूबेदार, सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर, है ना, आफ्टर सम दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. तो जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए, इन्होंने खुद ने अपने हाथ में सत्ता लेनी शुरू कर दी और अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए. आज हम इस चैप्टर में उन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनकी ताकत है वो बढ़ी और इन्होंने आसपास के किंगडम्स को अपने अधिकार में कर लिया. ओके, सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट मोर वीडियोज़, ताकि आपको फ्यूचर में और अच्छे वीडियोज़ मिले. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मैनी डायनेस्टीज रूल ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. जैसा कि आप सबको पता है कि मध्यकालीन जो भारत समय ऐसा था कि नॉर्थ और साउथ में, है ना, छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हो गए थे. जैसे कि पाल है, गुर्जर है, प्रतिहार है, इनके पास पावर आ गई थी, राजपूत हैं, ठीक है. और वैसे ही दक्षिण में जो है वो राष्ट्रकूट थे, स्मॉल किंगडम्स, पल्लवास थे, चौल्स थे, पांड्यास थे, इनके पास पावर बढ़ती चली गई. अब नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले थे द राजपूत्स. अब राजपूतों के पास पावर क्या थी? द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड द राजपुत्रा, यानी ये राजा का पुत्र, यानी सन ऑफ किंग, ठीक है. भाई जो राजपूत है वो मीन्स द राज यानी राज करना, और राज किसके पास होता था? राजा के पास. तो राजा का पुत्र कहलाता था. तो हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग देयर ओरिजिन, और जैसा कि इतिहासकार इनके ओरिजिन के बारे में अलग अलग मत देते हैं. सम बिलीव्स दे आर द सन ऑफ द दे आर कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ट्राइब्स सेटल इन इंडिया. कुछ मानते हैं कि ये सेंट्रल इंडिया से आए थे, जो एक ट्राइब थे. आफ्टर हुन इन्वेंशन, हुन तानसेन जो थे वो बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे. बट द राजपूत हाउएवर क्लेम टू बी
to be the descents of the Kshatriyas और warrior class of the Vedic times। और वैदिक समय से ही अगर हम ये माने तो राजपूत जो है वो क्षत्रिय थे। अच्छा, आपको पता है हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो सोसाइटी थी उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था, है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। वो क्या क्या थे? ब्राह्मण था, ठीक है, फिर क्या था? क्षत्रिय था, शूद्र था, है ना, वैश्य थे, फिर शूद्र था, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब जो क्षत्रिय थे यानी राजपूत, इनका काम था लड़ाई करना, युद्ध करना और अपने जनता की रक्षा करना। सो दे क्लेम दैट दे वर द सूर्यवंशी। इसलिए माना जाता है कि वैदिक समय से माना जाता है कि ये सूर्यवंशी यानी सूर्य के समान चमकने वाले और सूर्य के पुत्र, ठीक है। लेकिन चंद्रवंशी भी इन्हीं से ही बिलोंग करते थे, जो कि मून फैमिली से बिलोंग करते हैं। सम राजपूत क्लेम्स दैट कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ द फायर फैमिली, जैसे अग्निकुल होता है, ठीक है, यानी सूर्य के पास जो फायर है, सूर्य के पास जो तेज है, सूर्य के पास जो रोशनी है, उसी के अंश होते हैं क्षत्रिय, ठीक है। सो दे बिलीव दैट द वर बॉर्न आउट ऑफ द सैक्रिफाइसल फायर, यानी ये सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य से पैदा हुए हैं, आग से उनकी उत्पत्ति हुई है। सो द तैमूर्स, तोमर्स, चौहान्स, सोलंकी, परमार्स and the Chandels were the son of the important Rajput and ruled during this period। यानी अब इस समय में जो खास जो राजपूत जातियां हैं उनमें से तोमर थे, चौहान थे, सोलंकी थे, परमार थे, चंदेल थे, है ना, गंधर्व शालास थे, यानी ये सब राजपूतों का समय था, ठीक है। अब तोमर्स जो हैं वो क्या थे? दिल्ली में थे। तोमर यानी दिल्ली की तरफ के आसपास के। तो अब ये क्या है? दिल्ली, अलवर के आसपास के। सो द तोमर्स रूल फाउंडेड द सिटी ऑफ द धलिया दिल्ली इन द 18th सेंचुरी एंड द चौहान्स एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। और फिर चौहानों ने एक्सटेंड कर ली थी इनकी टेरिटरीज को। अब चौहान जो है वो थे राजस्थान के। तो चौहान आर ऑल्सो नोज द चौहामान्स। इनको चौहामान्स उनके नाम से जाना जाता था क्योंकि ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के थे। सो द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर्स वाज पृथ्वीराज चौहान। आपने सुना ही होगा, हिस्ट्री में आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे और ही डिफीटेड द मोहम्मद गौरी। और इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। 1191 में इन्होंने मोहम्मद गौरी जो है उसको पराजित किया था, ठीक है। और हाउएवर अ लैटर गौरी डिफीटेड एंड किल पृथ्वीराज। और फिर पृथ्वीराज ने, इसमें माना गया है कि उनका अंत कर दिया था। सो 1191 में जो 2 बार युद्ध हुआ था वो तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में। सो a long poem is Prithviraj composed by the court poet. It was read about lesson 1 named the work। अच्छा, हमने चैप्टर 1 में पृथ्वीराज चौहान के जो पोएट थे, कोर्ट पोएट जो थे चंद्रप्रदाय, जैसा कि हमने उनके बारे में पहले चैप्टर 1 में पढ़ा है। सोलंकीज ऑफ गुजरात। अब जो सोलंकी थे राजपूत, वो कहाँ के थे? वो गुजरात से बिलोंग करते थे। द सोलंकीज वर ऑल्सो नोन एज द चालुक्याज ऑफ गुजरात and Siddharaja was the most powerful ruler. The Dilwara temple of Mount Abu and the Sun temple of the Mohadara Gujarat was built by the Solanki rulers। अब जो सोलंकी राजपूत थे ये मानते हैं कि ये चालुक्यास जो गुजरात के रहने वाले थे, है ना, और इनके पास पावर जो थी उसकी कोई कमी नहीं थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावर के साथ ये थे। सिद्ध राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे गुजरात के। और इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है उसका निर्माण करवाया और साथ ही साथ में इन्होंने जो गुजरात में जो टेम्पल है मोहदरा उसका भी निर्माण करवाया, ठीक है। अब परमार ऑफ मालवा। अब परमार ऑफ मालवा क्या है? भोज परमार वॉज अ पावरफुल रूलर। अब जो मालवा के राजा थे उनमें परमार थे, ठीक है, और मालवा में सबसे पावरफुल कौन थे? भोज, जो भोज परमार थे। हिज कैपिटल वॉज द दहर। और इनका जो कैपिटल था वो दहर था। द
नीलकंठेश्वर टेम्पल ऑफ उदयपुर वॉज बिल्ड बाय द परमार। और नीलकंठेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? परमार राजाओं ने करवाया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई जो टेम्पल है ये नील थारेश्वर का है ना, नीलकंठेश्वर का, वो किसने बनवाया? तो आपको ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा कि भोज जो परमार है उनके द्वारा ये निर्मित किया गया था। अब आप ये देखिए कन्नौज में तो रूल था गंधर्वाल्स का। अब ये गंधर्वाल्स क्या थे? The Gandharvas ruled the region of the around the Kannauj के आसपास थे, and the Gandharvas kings were the Jayachandra was defeated by the Muhammad Ghori in 1194, जो कि 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा डिफीटेड हुए थे। ठीक है, चंदे अब क्या था, कुछ जो थे राजा उनके पास पावर बढ़ रही थी, तो उसमें भी एक ऐसे थे चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड के चंदेल। अब बुंदेलखंड के जो चंदेल थे ये कहाँ पे थे? ये यमुना और नर्मदा नदी के बीच का जो हिस्सा था वहाँ पे ही रहते थे। ठीक है, और खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द चंदेल रूलर। और जो खजुराहो है वो इनका खास स्थान था और उनका कैपिटल भी था। इट हैज मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स चंदेल्स एंड कीर्ति वर्मन जो है वो यहाँ के खास और मोस्ट पावरफुल राजा कहलाते थे और इनके पास में ताकत की कोई कमी नहीं थी। अब द गंज विद्यास, अब फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स मैनी इन्वेंटर्स एंटर्स इंडिया। अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ की तरफ से ही आक्रमण संभव थे, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जल्दी से हर कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। लेकिन इंडिया में जो पासेस हुआ करते थे, माउंटेन पासेस जहाँ होते थे, वहाँ से इजीली इंडिया में एंटर किया जा सकता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ अधिक थे। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से गजनी जो है, वो महमूद जो गजनी है वो फर्स्ट टाइम आया भारत में। ठीक है, अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत है जो वो सोने की चिड़िया कहलाता था। अब सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? क्योंकि इसके पास अपार संपत्ति थी, अपार खनिज थे, है ना, और उन संसाधनों का इस्तेमाल करके ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था। इसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूर दूर के जो लोग हैं उन्होंने इसकी अपार संपत्ति के बारे में सुन रखा था। अब जैसा कि आपको पता है, जो भी राजा जीतता था तो वो क्या करता था, जीतने के बाद वो मंदिरों में दर्शन करने जाता था। अब जब वो मंदिरों में दर्शन करने जाते थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि राजपूत हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान, देखिए फोटो आपको दे रखी है कि राजपूत रूलर्स कभी भी जीतते थे तो ये मंदिरों में अपार सोना लगवाते थे। ठीक है, अब अपनी जीत की खुशी में जब इन्होंने वो सोना चांदी लगवाया तो बाहर के जो देशों के जो लोग थे उन्होंने भारत के बारे में सुन रखा था कि सोने की चिड़िया है। अब हर किसी का लालच जगता है, तो उनमें से एक था लालची गजनी, मोहम्मद ऑफ गजनी। उसने इसके बारे में इतना सुन रखा था, ये अफ़गान का रहने वाला था बच्चे, तो इसको मन में वो लालच जगा और इसको ये था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं मेरी जो सत्ता है उसको और फैलाना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में इन्होंने जो उसकी वेल्थ के बारे में सुन रखा था उसकी तरफ आक्रमण करना शुरू करा। इसकी फिर क्या हुआ, इसने जब 1000 से 1026 के बीच में इसने 17 बार इंडिया में आक्रमण करा। ठीक है, और फिर इसने कैसे मंदिरों को लूटा वो हम रीड करते हैं। सो द मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान, जो कि आज के समय में अफगानिस्तान में है। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक अ गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। और वो चाहता था कि बहुत बड़ी सेना बनाए और गजनी को सबसे ज़्यादा रिच और पावरफुल किंगडम बनाए। ही हैड हेard अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और जैसा कि हमने पहले बात करी है कि इंडिया में अपार संपत्ति थी, तो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज अ लार्ज आर्मी। और एक बहुत बड़ी सेना बनाने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो वो पैसे से कहाँ से मिलता, वो इसको इंडिया से मिल सकता था। तो इसने इंडिया में एंटर किया। In span of the 26 years, मोहम्मद इन्वेड इंडिया 17 टाइम्स, और फिर इसने 17 बार आक्रमण करे इंडिया पे।
His early raids were against the Hindustani rulers of Punjab. He defeated जयपाल. इसने किसको हराया? जयपाल और किसको? आनंदपाल को. Got a large tribute from them. और इसने उनको अपनी हिस्सेदारी देने के लिए कहा, जिसमें कि इसने क्या किया? इसने जो आनंदपाल और जयपाल हैं उनसे उन्होंने हराया. और ही ऑल्सो अटैक द रिच टाउन टेम्पल्स ऑफ इंडिया. और इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं उन पे भी इसने आक्रमण शुरू कर दिया. ही रेडेड मथुरा एंड कन्नौज इन 1018. और इसने क्या किया? मथुरा और कन्नौज और सोमनाथ पे आक्रमण कर दिया. जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो राजा महाराजा थे, जब भी वो जीत कर आते थे, जब भी कोई उत्सव होता था, उनका मेन मोटो होता था कि मंदिरों को अधिक से अधिक सजाए, मंदिरों पे अधिक से अधिक सोना चांदी लगाए. देखिए, हर किसी को तारीफ सुनना पसंद होता है, तो राजा जितना सोना चांदी लगाता था तो जो वहाँ के लोग होते थे वो बखान करते थे कि अरे ये राजा तो बहुत अमीर है, देखो इसने कितना सोना चांदी मंदिरों में लगवा रखा है. तो हर राजा यही चाहता था कि उसकी तारीफ हो. तो वो क्या करता था? वो सोने चांदी से, जवाहरात से मंदिरों में वो भर देता था. ठीक है. अब जब मोहम्मद गौरी जब आया तो इसका मेन मोटो था पैसा लूटना. तो इसने मंदिरों पर आक्रमण करा, जिसमें कि कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ के मंदिर थे. सोमनाथ जो कि गुजरात में है. सो द सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज ऑल वेल्थ. और ये क्या था? ये तो लुटेरा था. तो इसने इंडिया को लूटा और वहाँ के मंदिरों को, वहाँ से सोना चांदी ले गया. Even the precious stone enamel in the temple walls were taken out. अब आप ये देखिए कि किस तरीके से इन्होंने दीवारों में से जो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो भी इसने निकलवा लिए. एंड मोहम्मद कैरिड अवे ऑल द बूटी टू गजनी. और कहाँ ले गया? गजनी. वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल मॉस्क एंड लाइब्रेरी एंड म्यूजियम. जहाँ उसने इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया और म्यूजियम बनवाया. मोहम्मद डाई इन 1030. और जैसे ही 1030 में इनकी मृत्यु हुई, द गौरियास, अब दे लाइक गजनी. अब जो गौर जो लोग थे वो भी गजनी के जैसे ही लुटेरे थे. सो गौर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन द प्रेजेंट ऑफ अफगानिस्तान. ये भी अफगानिस्तान में ही है. और मोहम्मद ऑफ गजनी वाज डिफीटेड द रूलर ऑफ गौर एंड हैड मेड देम अ वेसल. और इनको यहाँ की जमींदारी दे दी थी. ठीक है. आफ्टर मोहम्मद डेथ, however, the Ghaznavids became weak. और जैसे ही मोहम्मद जो है गजनी, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ के लोग, यहाँ की सेना कमज़ोर पड़ गई. सो टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया मज़ुद्दीन मोहम्मद. इट्स मेड गौहर इंडिपेंडेंट वंस अगेन. और मोहम्मद जो है उसने गौर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. He also annexed all Ghaznavid territories, and Mauzuddin Muhammad is properly known as a history as a मोहम्मद गौरी, जिसे कि हम हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं. अब जैसे ही मोहम्मद गजनी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया. अब मोहम्मद वॉज एन ambitious ruler and he wanted to expand his empire. और ये खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी, ambitious था. ये बहुत ambitious ruler था, बहुत महत्वाकांक्षी था. इसने क्या किया? अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, फैलाने के लिए, इंडिया में इंडिया की वेल्थ जो है वो भी ली और फिर जाके अपने देश में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा. ठीक है. अब 1175 1175 में मोहम्मद गौरी ने क्या? अटैक एंड कॉन्क्वर्ड मुल्तान. इसने मुल्तान पे अटैक किया और अपने अधिकार में ले लिया. अब 1178 he received a temporary seat back as he was defeated by the ruler of Gujarat. Soon he realized that the Punjab could be a good base of further quits, and it was 1190 द पंजाब. और इसने पंजाब को भी अपने हाथ में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया. द राजपूत रूलर्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली, अजमेर, पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम. जैसे ही ये भारत में एंटर हुआ, इसका इंतज़ार कर रहे थे अजमेर के पृथ्वीराज चौहान,
जो कि इसे फेस करना चाहते थे। इसको उनसे फेस करना पड़ा। किसको फेस करना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान को। हिस्ट्री ये बोलती है कि पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत पावरफुल रूलर थे, राजपूत राजा थे। इनके पास जो अजमेर के जो थे, इनके पास में बहुत ज़्यादा ताकत थी और ये मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए तैयार थे। अब बैटल ऑफ तराइन के बारे में अगर हम बात करें तो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो दो युद्ध हुए हैं। एक तो 1191 में और एक 1192 में। अब 1191 में जो हुआ वो महमूद गौरी को हराया गया। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 वाले जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरीके से हराया। लेकिन 1192 में मोहम्मद से पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ तराइन क्या था? इसमें था कि 1191 द आर्मीज ऑफ द मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान क्लैश एट तराइन। तराइन की जगह यहाँ पे युद्ध हुआ 80 माइल्स फ्रॉम द दिल्ली, जो कि 80 मील दूर है दिल्ली से। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और जैसा कि हमने बात करी कि मोहम्मद गौरी जो है वो प्रथम जो तराइन का युद्ध था उसमें हार गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से। However, made him no attempt to chase the Gauris out of the Punjab. लेकिन अब क्या है कि गौरी को बड़ी तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हुई भाई? वो तो सोच के यहाँ का रहने के लिए, यहाँ के पैसे को ले जाने के लिए तैयार था। तो अब जब उसने ये देखा कि वो हार के वापस जा रहा है ना, thus proved the grave blunder, उसके लिए बड़ा बड़ा शौक था, उसके लिए उसको बड़ा दुख हुआ, उसके लिए अपमान की बात थी। तो soon after मोहम्मद गौरी began to regroup his forces. अब उसने क्या किया? अपनी ताकत को बढ़ाने के सोचा और the two armies met once again. और अब क्या था? अब जो पंजाब के जो थे है ना, वहाँ से भी उसको ताकत मिल गई। और 1192 में दिस टाइम मोहम्मद आर्मी वॉज बेटर प्रिपेयर्ड। और मोहम्मद के जो आर्मी थी वो बहुत अच्छे से तैयार थी। पृथ्वीराज अपील टू द नेबरिंग किंग्स फॉर हेल्प। और पृथ्वीराज चौहान ने जो आसपास के जो राजा थे उनसे हेल्प की गुहार लगाई। सम राजपूत रूलर्स केम टू हेल्प, और कुछ राजा आए भी। द मोस्ट पावरफुल, अब आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि द मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज। कन्नौज के जो राजा जयचंद्र थे वो बहुत पावरफुल थे। वो चाहते तो पृथ्वीराज चौहान की हेल्प कर सकते थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर भी थे। लेकिन however stayed away, पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान हार पराजय हुई उनकी और उनको कैप्चर कर लिया गया। हिज टेरिटरीज वॉज ऑक्यूपाइड, और उनकी जो भी टेरिटरीज थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया। मोहम्मद गौरी डिड नॉट स्टॉप एट दिस, और मोहम्मद गौरी अब यहाँ पे ही नहीं रुक गया था। इन 1194 ही डिफीटेड राजा जयचंद। अब आप देखिए, जो राजा जयचंद ने जब तराइन के दूसरे युद्ध में साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का, जबकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, अपील करी थी, लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हुआ कि जो राजा जयचंद है उनको अब हार का सामना करना पड़ा और जो गौरी है उसने उनको हरा दिया। सो देयरफॉर एज द ओवररेन द एंटायर गंगा यमुना दोआब। और अब गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र होता है, बेटा दोआब क्षेत्र वो होता है जहाँ पे कि फसल बहुत अच्छी होती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। So he left his trusted general in charge of the lands and he had concluded and returned to his homeland. और वो क्या करा उसने? अपने घर वापस लौट गया, यहाँ पे गंगा दोआब का क्षेत्र अपने द्वारा ट्रस्टेड जो लोग थे उनको हाथों में सौंप के। अब आप ये कहेंगे मैम इतनी सारी डेट्स हैं, कितनी सारी डेट्स आपने बात कर ली है जो याद ही नहीं रह रही है। अब क्या करें, कुछ तो डेट्स हमें लर्न करनी पड़ेंगी ना। सो बाय हार्ट आपको कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो जो 1191 में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी हार गया था। कौन से युद्ध में हारा था? बैटल ऑफ तराइन में हारा था।
अब जो 1192 में हुआ था उसमें क्या हो गया, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, अब आप बात करते हैं स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। अब स्ट्रगल ऑफ कन्नौज के लिए, कन्नौज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन नॉर्थ इंडिया। जैसा कि नॉर्थ इंडिया में ये बहुत प्रमुख जगह थी। इट इज लोकेशन सच एज हाउएवर हेल्ड द कन्नौज कुड कंट्रोल द रिसोर्सेज। अब आप सबको बताएं कि कन्नौज के पास में एग्रीकल्चर, ट्रेड और जो मिनरल्स थे ये बहुत ज़्यादा थे। एंटायर गंगा वैली यानी पूरे गंगा वैली के जो भी रिसोर्सेज थे वो कन्नौज क्षेत्र के अंदर आते थे। अब 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे वो यहाँ पे आना चाहते थे और यहाँ पे ट्रिप्रेटाइट स्ट्रगल हुआ। अब ये 3 तरीके से यहाँ पे जो आक्रमण हुआ वो 3 तरीके से हुआ। कैसे, स्ट्रगल टू कंट्रोल कन्नौज, कंट्रोल को हर कोई कन्नौज को जीतना चाहता था। तो दिस स्ट्रगल लिस्टेड टू ओवर 2 सेंचुरीज, और ये 2 सेंचुरीज तक चलता गया विद ऑल डायनेस्टीज। एंड इसने क्या किया, इस स्ट्रगल की वजह से ये सारे जो सारे ये यहाँ पे जो साम्राज्य थे वो कमजोर पड़ गया। अब द पाल कैसे थे, द पाल रूल द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बिहार में आज के समय में आता है, झारखंड में आता है और वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करता है। गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर, और यहाँ के जो गोपाला थे वो पहला रूलर थे। ठीक है, ही एंड हिज सन धर्मपाला एक्सपैंड इन द स्ट्रेंथन द किंगडम, और जो उनके बेटे थे धर्मपाल, इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत फैलाया। धर्मपाल ऑल्सो एनकरेज ट्रेड विद द ईस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, और धर्मपाल ने अपने जो साम्राज्य है इसको ट्रेड को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया तक अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। अब देवपाला अनदर पावर रूलर ऑफ द डायनेस्टी, और यहाँ के जो देवपाला हैं वो भी यहाँ के प्रमुख पावरफुल रूलर थे। सो देयर वाज अ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पाला किंग्स, और दे आर फॉलोवर्स ऑफ द बौद्धिज्म। और थोड़े दिनों बाद इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर थी पाल के पास में, है ना, लेकिन they are follower of Buddhism and build स्तूप्स and give money to the monasteries। और इन्होंने अब क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, स्तूप्स बनवाए और monasteries में खूब सारा पैसा डोनेट किया। By the 12th century, the Pals were succeeded by ruler of the Sana dynasty and the rule until the Muslims defeated them। और जो साना डायनेस्टी थी ये उस समय तक काम करती गई जब तक कोई मुस्लिम ने आकर इनको डिफीट नहीं किया। ठीक है, अब द गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर जो प्रतिहार हैं वो राजस्थान और गुजरात में अधिकतर रहते थे। यहाँ के रहने वाले पावरफुल रूलर्स थे ये, और इन रूलर्स में से सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर थे भोज, रूलर भोज। अब जो महाराजा भोज हैं, ही कॉन्क्रूड द कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। इन्होंने कन्नौज को अपने अधिकार में किया और उसको अपना कैपिटल बनाया। साथ ही साथ में ये इनके जो बेटे हैं महेंद्रपाल, ये भी कोई कम नहीं थे। महेंद्रपाल के पास भी सेम पावर थी और इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, और साथ ही साथ इन्होंने 1018 में मोहम्मद ऑफ जो गजनी है डिफीटेड द प्रतिहार रूलर्स, और 1018 में जो प्रतिहार रूलर्स हैं मोहम्मद गजनी है ना, उनको हराया एंड द डायनेस्टी कम टू एंड। और इनकी जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो इनकी जो डायनेस्टी है वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई। तो आज हम आपको इस वाले पॉपुलर लेजेंड ऑफ दिस पीरियड के बारे में भी बताते हैं कि हमने ये पढ़ा कि तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है भाई, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान है उनको हराया भी, लेकिन एक कहावत है कि भाई हिस्ट्री में बड़े कहते हैं ना विवादित भी होता है और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को, क्योंकि हर इतिहासकार अपने और हर राइटर अपने अपने विचार व्यक्त करता है। तो कुछ लिखा हुआ है इसमें जो आपको बताना ज़रूरी है। आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान, Muhammad Ghori took him prisoner as a blinded him
यानी जो पृथ्वीराज चौहान हैं, जब वो हार गए थे तराइन के दूसरे युद्ध में, तो मोहम्मद गौरी ने उनको जेल में डाल दिया था और उनको अंधा कर दिया था। ठीक है, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। तो चंद्रप्रदाय, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा कि उनके पोएट थे, और पोएट कम उनके दोस्त ज़्यादा थे। सो अ फॉर्मर कोएटर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक फॉर्मर पोएट थे और उनके देख रेख करने वाले भी थे, उनके गाइडेंस भी थे, उनके फ्रेंड भी थे। सो अंडर द गुडविल ऑफ गौरी ही बिगेन टू सीकली सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान, और वो कोशिश करते थे कि जहाँ पे भी उनको मौका मिले वो पृथ्वीराज चौहान का साथ दे, एंड इंकरेज पृथ्वीराज चौहान टू अवेंज हिज डिफीट, और पृथ्वीराज चौहान को बदला लेने के लिए, है ना, उनको अपना बदला लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। सो वन डे गौरी अनाउंस्ड आर्चरी कंपटीशन। एक दिन गौरी ने क्या किया, एक धनुष बाण वाला जो कंपटीशन होता है, आर्चरी कंपटीशन अनाउंस्ड किया। तो चंद्रभागा टोल्ड गौरी at Prithviraj was skilled an archer that he could take him and hit a target based only on sound. अगर पृथ्वीराज चौहान अगर सही से जो भी ये कंपटीशन है इसको जीत लेते हैं, तो यानी वो अपने साथ ले जाएंगे, और वो एक आवाज़ सुन के भी अपने शिकार को पहचान लेते हैं कि वो किस तरफ है। तो गौरी रिफ्यूज टू बिलीव इट, उनको गौरी को विश्वास नहीं हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान वॉज बॉट बिफोर गौरी, तो अब गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि उनको ब्लाइंडेड कर दिया था। सो बिफोर गौरी कुड गिव द ऑर्डर टू शूट, इससे पहले कि गौरी उनको मारने का देते ऑर्डर देते, चंद्रप्रदाय रिसाइड अ कपलेट विथ कुड बी अंडरस्टूड ओनली बाय द पृथ्वीराज, और जो चंद्रप्रदाय हैं उन्होंने अपनी भाषा में पृथ्वीराज चौहान को कुछ ऐसा बताया जिससे कि पृथ्वीराज चौहान ही समझ सकते थे। और उन्होंने क्या कहा, ही सेड 4 बाण 24 गज अंगुल अष्ट नाम, तू ऊपर सुल्तान है, तो ऊपर सुल्तान है चौके मत चौहान, यानी कि फॉर मेजर्स अहेड ऑफ यू 24 yards अवे, तुमसे है वो दूर, एज मेजर्स विद 8 fingers मेजरमेंट। अब आप ये देखिए कि कैसे वो बता रहे हैं कि 8 अंगुल दूर हैं वो, एंड इट सीटेड द सुल्तान, मोहम्मद गौरी वहां बैठा है, एंड डू नॉट मिस हिम चौहान, और तुम्हें ये मिस नहीं करना है। सो गौरी ऑर्डर्ड पृथ्वीराज चौहान टू शूट, पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने ऑर्डर दिया, जैसे गौरी ऑर्डर पृथ्वीराज चौहान टू शूट, जैसे ही ऑर्डर दिया, नो आंसर हैड टू बी डन, सो दैट पृथ्वीराज चौहान टर्न इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड केम एंड शूट द एरो, और इससे पहले कि वो मारने का आदेश देता गौरी, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रप्रदाय ने जो उनको बोला, कपलेट जो बोला, उसको सुनते ही उन्होंने बाण, धनुष बाण निकाला एंड टू सेट गौरी थ्रॉट, और उनके गले में जाके दाग दिया। सो द प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द फेलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गौरी सोल्जर्स, और अपने आप को, जिससे कि पहले गौरी के सैनिक उनको मारते पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान एंड चंद्रप्रदाय देन स्टैब्ड ईच अदर, यानी कि मोहम्मद गौरी को ऊपर बैठे हुए को पृथ्वीराज चौहान ने किस तरीके से, ये सुनते ही कि कितनी दूरी और कितने मेजरमेंट के दूर बैठे हैं, गौरी को शूट कर दिया, और थ्रॉट पे जाके उनके वो बाण लगा। और चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि उनको गौरी के सोल्जर्स के द्वारा वो ख़त्म हुए, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय ने एक दूसरे को ख़त्म कर लिया। तो ये हिस्ट्री है, और पढ़ने में रोचक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, कि समझने का मौका मिलता है। आई होप यू एंजॉय और यू बेटर अंडरस्टैंड कि हम क्यों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें क्यों ज़रूरत है। आई थिंक आपको जहाँ तक हमने आज पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।